हेलो बच्चों, आज हम आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का अगला वीडियो टॉपिक पढ़ेंगे। इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। कल हमने जनमत संग्रह तक पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली, वैसे तो यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद है जो 19वीं शताब्दी में आया है और राष्ट्र राज्य भी 19वीं शताब्दी में आए हैं, लेकिन इसकी राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति थी वो कहाँ हुई थी? फ्रांस में। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, जहाँ निरंकुश राजा जो लुई 16वां था वो राज करता था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता, मतलब फ्रांस की क्रांति, जब फ्रांस के लोग अपने राजा जो निरंकुश था उसके विरुद्ध लड़े तो जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव क्या आया कि वहाँ की जो प्रभुसत्ता थी, जो सारी देश को चलाने की शक्ति थी, प्रभुसत्ता थी, वो राजतंत्र से निकलकर, यानी कि राजा के लुई 16वां के हाथ से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। मतलब वहाँ लोकतंत्र आ गया, राजतंत्र से हटकर। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। फ्रांस के लोगों ने क्रांति के द्वारा राजा के विरुद्ध लड़ाई लड़के ये घोषणा कर दी कि अब राष्ट्र की सरकार का गठन लोगों द्वारा होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। लोग ही, वहाँ की जो नीतियाँ बनेंगी वो लोग ही बनाएंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए। शुरुआत में ही जब 1789 में क्रांति हुई थी उसी टाइम लोगों ने बहुत सारे कदम उठाए थे राजा की शक्तियाँ कम करने के, जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो। मतलब फ्रांस के क्रांतिकारियों ने शुरू में ही कोशिश की थी कि फ्रांस के लोगों में एक सामूहिक भावना पैदा हो, मतलब उनके फ्रांस के लोगों के अंदर ये भावना हो कि वो एक ही संस्कृति और एक ही देश के रहने वाले लोग हैं। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। वहाँ पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय का मतलब एक देश का इकट्ठे होकर रहना जिसमें लोगों का राज हो। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। वहाँ पे पितृभूमि और नागरिक दो जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर, मतलब सारे समुदाय का एक ही विचार हो, जिसे एक संविधान के अंतर्गत, और वो जो संयुक्त समुदाय हो उस समुदाय को, सब समुदाय के जितने भी मेंबर हैं उनको क्या हो, संविधान के अंतर्गत सबको समान अधिकार मिले। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। फ्रांस का एक नया तिरंगा झंडा चुना गया। जो क्रांतिकारी थे फ्रांस के, उन्होंने शुरू से ही ये कोशिश की थी कि फ्रांस के लोगों में एक सामूहिक साझेपन का भाव पैदा हो, और इसको पैदा करने के लिए उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का इस्तेमाल करके संयुक्त समुदाय पर बल दिया, जिसका वो समुदाय जिसके सभी सदस्यों को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार मिले हों। एक फ्रांसीसी तिरंगा झंडा भी चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ली। पहले का जो राजा के टाइम का झंडा था उसको बदलकर एक तिरंगा झंडा बनाया गया फ्रांस का। ये मैंने आपको बता दिया। क्रांतिकारी वहाँ पर ये कोशिश कर रहे थे कि वहाँ के लोगों के बीच में सामूहिक साझेपन की भावना पैदा हो। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को लाकर उन्होंने संयुक्त समुदाय पर विचार दिया, ऐसे समुदाय में उसके सभी सदस्यों को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हों। और एक फ्रांसीसी झंडा भी उन्होंने, तिरंगा झंडा भी बनाया, जो पहले पुराने राजा के झंडे की जिसने जगह ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। स्टेट जनरल थी कर लगाने वाली संस्था। स्टेटस जनरल क्या थी? वहाँ पे राजा जिस संस्था के द्वारा कानून बनाता था, पहले तो फॉर्मेलिटी थी बस मीटिंग बुलाना, लेकिन अब
सक्रिय नागरिकों के द्वारा का चुनाव, जो स्टेटस जनरल थी उसका चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेटस जनरल वो थी जिसके द्वारा कर लगाए जाते थे, लेकिन उसके जो मेंबर थे अब सक्रिय नागरिकों द्वारा चुने जाने लगे। लेकिन वहाँ पे जो कानून बनाने वाली संस्था थी उसका नाम नेशनल असेंबली था। ये मध्य वर्ग के लोगों ने बनाई थी नेशनल असेंबली। स्टेटस जनरल अलग संस्था है जो पहले फॉर्मेलिटी के तौर पर होता था, तो लेकिन जो कानून बनाने वाली वह संस्था थी उसका नाम नेशनल असेंबली था। नई स्तुतियाँ रची गई, मतलब यहाँ पर जैसे नेशनल सॉन्ग वगैरह होता वो नए बनाए गए। शपथ लेते हैं, जैसे नई सरकार को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से अपनी सीट संभालता है तो शपथ ली जाने लगी। वहाँ पे शहीदों को, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में कुर्बानियाँ दी थी, उनका गीतों के द्वारा गुणगान होने लगा। और जैसा राष्ट्र के नाम पर हुआ, देश के नाम पर हुआ, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। जब राजा खत्म हो गया, नेशनल असेंबली बन गई, उसके बाद एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था फ्रांस के अंदर लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई फ्रांस में, जिसमें फ्रांस की भूमि पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, जिसने आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिए गए। जो पहले बाहर से सामान आने वाली वस्तुएं और देश से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाए जाते थे वो खत्म कर दिए गए, और भार और नाप तोल की जो अलग अलग व्यवस्था थी वो खत्म करके भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। जो अलग अलग बोलियां अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती थी उनको बंद कर दिया गया। और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी यादें पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और फ्रेंच भाषा बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझी भाषा बन गई। तो पहले 1789 में फ्रांस के, मतलब राष्ट्रवाद के अभिव्यक्ति पहले फ्रांस में हुई थी। पहले वहाँ लुईस 16वां निरंकुश राजा था और लोगों ने 1789 में उसको, मतलब जो फ्रांस का राजा था, निरंकुश राजा था, पहले उसका आधिपत्य था, लेकिन फिर लोगों ने फ्रांस की क्रांति के द्वारा राजनीति और संवैधानिक बदलाव लाते हुए जो प्रभु सत्ता थी वो राजा से छीन कर लोगों के पास आ गई। और उन्होंने क्रांति ने घोषणा की कि, मतलब अब वो क्रांतिकारी लोगों ने ये घोषणा की कि अब लोगों द्वारा ही राष्ट्र का गठन होगा, यानी कि वहाँ की सरकार का गठन होगा, वही नीतियाँ बनाएंगे लोग ही, देश के राजा नहीं नीतियाँ बनाएगा, लोग बनाएंगे। वहाँ के क्रांतिकारियों ने शुरू से ही ये कोशिश की थी कि सामूहिक साझेपन की भावना पैदा हो लोगों के अंदर। इसके लिए उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का इस्तेमाल करके संयुक्त समुदाय बनाया था, जिसके हर सदस्य को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त करवाए गए थे। और फिर उन्होंने एक अपना फ्रांस का जो पुराना राजा वाला झंडा था उसकी जगह पे एक तिरंगा झंडा लागू कर दिया था। स्टेटस जनरल जो पहले फॉर्मेलिटी के लिए कर बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई जाती थी, अब उसके मेंबरों को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुने जाने लगे, स्टेटस जनरल के मेंबर भी। और वहाँ नेशनल असेंबली थी, कानून बनाने वाली संस्था थी। नई स्तुतियाँ रची गई। ये दोनों अलग अलग है, स्टेटस जनरल और नेशनल असेंबली अलग अलग हैं। स्टेटस जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली नहीं रखा गया था। ये नेशनल असेंबली मध्यवर्गीय लोगों ने कानून बनाने वाली संस्था का नाम रखा था, और स्टेटस जनरल राजा इसके द्वारा कर लगाता था। और नई स्तुतियाँ रची गई, वहाँ राष्ट्रीय गान नए बनाए गए, और जो भी शासक गद्दी पर बैठता था वो शपथ लेने लगा था। शहीद जो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे उनके लिए, शहीदों के लिए गाने गीत रचे गए। और राष्ट्र और सब राष्ट्र के नाम पर हो रहा था, ये फ्रांस देश के नाम पर एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जिसने अपने भूभाग जिनके फ्रांस की भूमि पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। जो आज़ाद निर्यात देश की
वो शुल्क लगता था अजात अनुजात पे वो समाप्त कर दिए गए। भार और नापने की जो एक समान व्यवस्था बनाई गई और क्षेत्रीय बोलियां खत्म करके जो पेरिस में फ्रेंच भाषा बोली जाती थी और लिखी जाती थी उसको राष्ट्र की भाषा बना दिया गया। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वे यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। क्रांतिकारियों ने ये घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के मतलब जो क्रांतिकारी थे वो कहते थे कि फ्रांसीसी राष्ट्र का, क्योंकि फ्रांस के लोगों को देख के ही यूरोप के दूसरे देशों ने आज़ादी की इच्छा जागी थी और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। क्योंकि शुरुआत फ्रांस ने की थी तो फ्रांस के क्रांतिकारियों को लगता था कि फ्रांसीसी जो देश है उस वो भाग्यशाली है कि उसने यूरोप के लोगों के अंदर निरंकुश शासकों से मुक्त कराने की इच्छा पैदा की। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित करने में मदद देगा। और मतलब कहने का मतलब उनका क्रांतिकारियों को यही था कि यूरोप के जो दूसरे देश हैं उनको एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने में फ्रांस सहायता देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की जब फ्रांस के लोगों को अपने निरंकुश राज से निजात पाते हुए देखा तो यूरोप के बाकी देशों के शहरों में भी जो स्टूडेंट थे, छात्र थे और शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे उन्होंने भी जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए। उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। जो मतलब फ्रांस को देखकर यूरोप के देश जैकोबिन क्लब बनाने लगे थे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच की सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। और जब दूसरे देशों ने के लोगों ने शुरू कर दिया आज़ाद होने के लिए अपनी प्रयास करने शुरू कर दिए तो फ्रांस की जो सेनाएं थी उनके लिए भी रास्ता तैयार हो गया। 1790 में जो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के इलाकों में घुसना चाहती थी। फ्रांस की वो सेनाएं जो 1790 में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसने की कोशिश कर रही थी उनके लिए भी आसान हो गया जब दूसरे देशों के लोगों ने अपने आप ही लड़ाई शुरू कर दी अपने निरंकुश राजाओं के विरुद्ध। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। जैसे क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गए, क्रांतिकारियों ने मतलब निरंकुश राजाओं के विरुद्ध लड़ना शुरू कर दिया तो फ्रांसीसी सेनाएं जो थी वो राष्ट्रवाद के विचार को दूसरे देशों में विदेशों में भी ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो मतलब वहाँ पर वो सब सही हो गया था फ्रांस के अंदर। लेकिन फिर वहाँ पे 1994 में वहाँ पर नेपोलियन आ गया था, उसने फिर राजतंत्र ले आया था। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया था। फिर वहाँ पर नेपोलियन आ गया था जहाँ जिसने वहाँ पर राजतंत्र खत्म कर लोकतंत्र खत्म करके फिर राजतंत्र ले आया था। पहले मध्य वर्ग के लोगों ने मुश्किल से वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया था, लेकिन जो वो मतलब उसने भी वही चेंजेज लागू करी रखी जो फ्रांस के लोग पहले ही कर चुके थे। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ पे सरकार जो काम करती है उसमें क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया उसने। मतलब पुराने जो राजे थे वैसे सिद्धांत नहीं लागू किए, उसने नए सिद्धांत लागू किए ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्क संगत और कुशल बन सके। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में अपने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था तर्क संगत और कुशल बन सके। मतलब पहले उसने जो भी राजतंत्र वहाँ शुरू करा था
वो उसमें जो पुराने राजे थे वैसी नीतियाँ नहीं लागू की थी, उसने नए सिद्धांत शुरू करे थे ताकि लोगों को उसका जो राज्य था तर्क संगत और कुशल लगे, उसको सही लोग सही माने उस राज्य को, नेपोलियन को। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन 1804 में उसने अपनी जो नीतियाँ उसने लागू की थी, उसकी एक नागरिक संहिता बनाई थी जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, क्योंकि पुराने राजे थे जो जन्म के आधार पर विशेष अधिकार दे रखे थे उन्होंने कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को। तो वो इस राजे ने, ये है तो राजतंत्र ही लाया था, लेकिन इसने जन्म से आधारित विशेष अधिकार खत्म कर दिए थे। नेपोलियन ने नंबर 1 उसने 1804 में अपनी नागरिक संहिता बनाई थी जिसको नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित, उसने कानून के समक्ष सबको बराबरी दी। दूसरा, एक तो उसने विशेषाधिकार, जन्म से विशेषाधिकार जिनके कारण लोग दुखी थे वो खत्म करा, कानून के समक्ष उसको बराबरी दी, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, जो उसकी आचार संहिता में शामिल था। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी मतलब 3 चीजें उसने की। एक, जन्म पर अधिकार जो आधारित विशेष अधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने बराबरी दी सबको, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में लागू किया। जो फ्रांस एरिया था, फ्रांस देश का एरिया, वहां लागू की गई नेपोलियन संहिता। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। और डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ये इसके अधीन होंगे फ्रांस के डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दास्तावर जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। इसने डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में जो प्रशासनिक विभाजन थे उनको सरल बनाया, सामंती व्यवस्था खत्म करी, वहाँ पर किसानों को सामंतवाद मतलब जो जागीरदार वगैरह से लोग जो जमीन लेते हैं उनको, उनसे वो लिया जाता है, जो जमींदार है वो उनसे भारी भरकम लगान लेता है, किराया लेता है। और किसानों, जो किसान होते थे वो जो बड़े बड़े जमींदारों से जमीन लेकर खेती करते थे उनको फ्री में भी काम करना, मतलब दासों की तरह रखते थे बड़े बड़े जमींदार। भूदास तब खत्म कर दिया, जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई उनको। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। शहरों के अंदर शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। पहले उनके ऊपर नियंत्रण होता होगा। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसान, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजियों के आवागमन में सहूलियत होगी। मतलब लोकतंत्र भी आ गया था वहाँ पर। हमने देखा है लोकतंत्र आया तो वहाँ पे सब कुछ बदल गया था। ये चीज़ हमने पढ़ी है, ऊपर पढ़ी है। लेकिन जब नेपोलियन आ गया, नेपोलियन ने राजतंत्र खत्म करके, लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र ले आया। और मतलब उसने जो राजतंत्र है पुराने राजाओं वाला काम नहीं किया, उसने लोगों को वो अधिकार दिए जो लोकतंत्र में दिए जाते हैं। उसने 1804 में उसने इसलिए, मतलब क्योंकि जो लोग थे वहाँ के वो राजाओं के विरुद्ध थे, राजतंत्र के विरुद्ध थे, इसलिए उसने वो काम किए ही नहीं जो वहाँ के पुराने राजे करते थे। उसने लोकतंत्र में जो कानून होते हैं वही लागू किए ताकि लोग उसको स्वीकार लें। 1804 में उसने अपनी जो नियम थे वो लागू करे थे जिसको नागरिक संहिता कहा जाता है। और वो नागरिक संहिता नेपोलियन संहिता के रूप में भी जानी गई, जिसमें उसने लोगों के लिए नियम बनाए थे।
और सबसे पहले उसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार खत्म कर दिए थे, सबको कानून के सामने बराबरी दी थी, संपत्ति का अधिकार दे दिया था। और उसने फ्रांस के नियंत्रण के अधीन जो भी क्षेत्र था उस वो क्षेत्र थे डच गणतंत्र, याद रखना, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक जो विभाजन थे उनको सरल बनाया था, सामंती व्यवस्था खत्म कर दी थी। नंबर 1, सामंती किसानों को भूदस्ता से बचाया था, जागीरदारी शुल्क खत्म कर दिए थे। सामंती व्यवस्था खत्म कर दी थी, किसानों को भूदस्ता से बचाया था, जागीरदारी शुल्क खत्म कर दिए थे। ये नेपोलियन ने काम किया था। और शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों से नियंत्रण हटा दिया था, और यातायात के और संचार की व्यवस्था को सुधारा था। 5 हो गए, सामंती व्यवस्था खत्म करी थी उसने। और किस किस क्षेत्र पर उसका डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी के ऊपर जो जिन जिन क्षेत्रों पे फ्रांस का अधिकार था वहाँ प्रशासनिक विभाजन सरल बनाए, सामंती व्यवस्था खत्म की, किसान भूदास्ता जागीरदारी शुल्क खत्म कर दिए, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों से नियंत्रण हटा दिए, यातायात और संचार की व्यवस्था को भी सुधारा। किसान, कारीगर, मजदूर जिन जिन से संबंधित ये चेंजेस हुई थी वो सारे लोग खुश थे। और उद्योगपति, किसान, कारीगर, मजदूर और नए उद्योगपतियों ने नई नई आज़ादी चखी। उद्योगपति और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक जो उद्योगों के मालिक थे और जो छोटे छोटे उद्योगों में सामान बनाते थे, वो समझने लगे कि कानून एक समान कानून, मानक भार तथा नाप एक समान कानून, मानक भार, नाप एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन, मतलब जो उद्योगों के मालिक थे, चाहे छोटे के चाहे बड़े के, पहले उनको दिक्कत आती थी एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुएं बेचने में। जब नेपोलियन ने एक समान कानून बना दिया, एक समान नाप तोल और मानक भार और एक ही मुद्रा, 4 चीजें तय की थी, एक समान कानून लागू कर दिया था जहाँ जहाँ फ्रांस का राज था, और वहाँ पर एक ही मानक भार और नाप तोल शुरू कर दिया था। एक समान कानून जब लागू कर दिया तो उद्योगपतियों को लगता था कि अब उनको एक ही मुद्रा तय कर दी थी, तो उद्योगपतियों के लिए आसान हो गया था वस्तुएं को एक जगह से दूसरी जगह बेचना और ले जाना। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। जो भी मतलब नेपोलियन तो यूरोप के देशों को, जो पड़ोसी देश थे, उनके ऊपर अपना अधिकार करता जा रहा था, और जो जिन लोगों के ऊपर नेपोलियन ने अधिकार जमाया था उनकी फ्रांस के शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रिया थी। वो कोई मतलब ऐसा ज़्यादा अच्छा भी नहीं समझते थे उसके शासन को। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली की था। पहले तो जब इसने चेंजेस करी नेपोलियन ने, तो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांस जो उसकी नेपोलियन की सेनाओं के तोहफा देने वाले के रूप में स्वागत किया गया। शुरुआत में तो जैसे जैसे नेपोलियन आगे बढ़ रहा था, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, मेज, मिलान, ब्रसेल्स और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का, यानी कि नेपोलियन की सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले के रूप में स्वागत किया जाने लगा, मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब पहले तो लोगों को लगा था कि उसने अच्छी अच्छी चेंजेस की हैं, सबको सब कुछ एक समान कर दिया, सबके लिए एक कानून बना दिया, लेकिन बाद में वो दुश्मन हो गए। जिन्होंने उसका नेपोलियन की सेनाओं का स्वागत किया था वो बाद में जल्दी ही उसके दुश्मन बन गए, जब उनको ये समझ आया कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। जब उनको पता लग गया कि जो नेपोलियन प्रशासनिक व्यवस्थाएं कर रहा है वो उसमें उनको स्वतंत्रता नहीं दे रहा है, तो बड़े हुए कार सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान, प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे और जो उसने चेंजेस की थी उससे जो फायदा मिल रहा था वो वहाँ के लोगों को वो फायदा कम लग रहा था। एक तो वो कर भी बढ़ा रहा था,
नई नई चेंजेस की, नए नए कानून लेकर आया नेपोलियन संहिता के थ्रू। लेकिन एक तो दूसरी तरफ वो कर भी बढ़ा रहा था, सेंसरशिप लगा रहा था, मतलब वो चीज़ें छापने देता दे रहा था जो चीज़ें उसकी जो अच्छी थी, उसके उसके लिए बेनिफिशियल थी। और बाकी यूरोप को जीतने के लिए वो अपनी सेना में भी लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती कर रहा था। तो लोगों को समझ आ गई थी कि जो वो दिखाने के लिए नेपोलियन संहिता लागू कर रहा है, उससे जो मिलने वाला, नेपोलियन संहिता से मिलने वाला जो फ़ायदा है, वो कर बढ़ने के कारण सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए जो वो लोगों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती कर रहा है, उससे कहीं काफ़ी कम है। वो जो उधर से नुकसान हो रहा है, कर बढ़ने के कारण, सेंसरशिप के कारण, यूरोप को जीतने के लिए जो लोगों की वो सेना में भर्ती कर रहा है, उससे जो नुकसान हो रहा है, नेपोलियन संहिता लागू करने से मिलने वाले प्रॉफिट से कहीं कम है, तो लोग उसके दुश्मन हो गए थे। तो इस तरीके से आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम राइनलैंड का डाकिया लाई लाइप्त्संग के से आते हुए सब कुछ गवा देता है। ये नेपोलियन को 1813 में लाइप्त्संग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले में गिरती हर चिट्ठी का पर उन भूभागों के नाम लिखे जिन्हें अब वह हार चुका है। मतलब इसको ये चित्रण राइनलैंड का डाकिया लाइप्त्सिंग से आते हुए, ये कौन है? ये वो है, नेपोलियन है। 1813 में जब वो 1813 में नेपोलियन जब लाइप लाइप्त्सिंग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौट रहा था, तो उसके ये सारे पत्थर गिर रहे हैं उसके थैले में से, उन पर उन क्षेत्रों का नाम लिखा हुआ है जिनको वो हार चुका था। लाइप्त्सिंग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। लाइप्त्सिंग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में 1813 को किसने दर्शाया गया? नेपोलियन ने। और उसके जो थैले से चिट्ठियाँ गिरी हैं, उसके ऊपर उन देशों या एरिया के नाम लिखे हैं जिनको वो हार चुका था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अगला टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ेंगे।